गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 8 बजकर ठीक 24 मिनट हुए हैं। विजय, पारस, अमृता, सुनील, सोनू, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाई वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, सुप्रभात, सुस्वागतम सभी लोगों का। शुभम, मनीष, शैलजा, कृष्णा, पुष्पल, निधि भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और बता दीजिए एक बारी कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है, कहानी को आगे बढ़ाना है। जहां तक बारिश हो रही है सर क्या दिल्ली में? जी हाँ भाई, बिल्कुल हो रही है। सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है और हम तो कंफ्यूज हैं कि भैया ऊपर वाला आखिर चाह क्या रहा है ना। 2 दिन गर्मी, फिर 2 दिन बरसात, फिर 2 दिन सर्दी, एक ही समय में सारे के सारे वेदर्स के मजे आ रहे हैं दिल्ली वालों को। ओके, हमने खत्म कर लिया था पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 3। और आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में हमने बात की और हमने पढ़ा अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम संविधान का भाग 4 शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे और जैसा कि आपने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चंस में कोई परेशानी हमें नहीं आई थी और आनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दीपक, प्रज्ञा, मेनिका, सौरभ भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। राम जी कह रहे हैं राधे राधे सर। राधे राधे भाई, इसका मतलब आप मथुरा या मथुरा के आसपास के ही किसी क्षेत्र से हैं, बिलोंग करते हैं। क्योंकि आम तौर पर, सामान्य तौर पर ये राधे राधे शब्द हमें वहीं पर सुनने के लिए मिलता है। सर करने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू तो हमने किए थे भाई लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यूज किए तो थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने एमसीक्यू ना करे हो? किए थे जहां तक मुझे याद है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे अबाउट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें हमें पढ़ना है, हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में आप लिख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज बेसिकली पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का भाग 4 है। और इसकी चर्चा हम करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ही वर्णित है या प्रावधान किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का।
लिखेंगे देयर इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिखिए देयर इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। लिखिए इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने लिखे थे फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो भाई उसी में मैंने आपको बताया था कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका विचार, इनकी इंस्पिरेशन, इनकी प्रेरणा कहां से ली गई है? वो आयरलैंड से ली गई है। तो मैंने कहा कि इट्स या देयर इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। लिखेंगे बट these have the impact of but these have the impact of the thinking of but these have the impact of the thinking of महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, but these have the impact of the thinking of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar and other freedom fighters, or you can say and other political leaders. इनका विचार तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन लिखेंगे लेकिन इन पर गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर तथा अन्य राजनेताओं के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इन पर गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर एवं अन्य नेताओं के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। भाई कहने का मतलब है इनकी इंस्पिरेशन हमने आयरलैंड से ली है, लेकिन इसमें हमें क्या क्या प्रोविजन करने हैं, क्या क्या प्रावधान करने हैं, वो हमने खुद बनाए हैं और वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं गांधी, नेहरू और अंबेडकर या इन्हीं जैसे अन्य फ्रीडम फाइटर्स या स्वाधीनता संग्राम के जो नेता हुए हैं, जो लीडर्स हुए हैं, जो राजनेता हुए हैं, उनकी थिंकिंग, उनके विचारों का जो प्रभाव है वो हमें साफ साफ देखने को मिलता है। किस पर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर। अब सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रदान कर दी गई। लेकिन भाई राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि भाई वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी क्या रहे? स्वतंत्र रहे, और सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी उसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो सके। इसीलिए ध्यान रखेंगे हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जोड़ा गया, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक राज्य के वो कर्तव्य होते हैं जो उसे कल्याणकारी राज्य बनने में मदद करते हैं। इसीलिए यदि आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट।
लिख लेंगे द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिखिए द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। राज्य के, या लिखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 36। आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36। आर्टिकल 36 में भी है, लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लिखिए राज्य एवं नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य एवं नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 के लिए भी होगी। क्योंकि याद कीजिए, जब मैंने आपको आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा और राज्य में हम किसे किसे सम्मिलित करेंगे ये मैंने आपको लिखवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यही राज्य की डेफिनेशन होगी भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए। तो भाग 3 में हम जिन जिन को राज्य कह रहे थे, बस उन्हीं को हम भाग 4 में भी क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 या अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 कहता है, लिखेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी challenged in a court। लिखिए नीति निर्देशक तत्वों को
नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। The directive principles cannot be challenged in a court. नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लिखेंगे बट दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ स्टेट। लेकिन ये राज्य के मूलभूत कर्तव्य होते हैं। बट दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ स्टेट विच शुड बी फॉलोड। लेकिन ये राज्य के मूलभूत कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। ये न्यायालय में इनके खिलाफ या इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है कि भाई यदि किसी भी नीति निर्देशक तत्व से या किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है या मौलिक अधिकारों को प्रभाव पड़ता है तो फिर ये वाद योग्य हो जाते हैं। फिर ये न्यायालय में इन्हें चुनौती दी जा सकती है, इन्हें न्यायालय में ले जाया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन सामान्य तौर पर ये राज्य के कर्तव्य हैं और राज्य को अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इन्हें फॉलो करना चाहिए। दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। तो मैंने कहा सामान्य तौर पर तो ये वाद योग्य नहीं होते हैं, चैलेंजेबल नहीं होते हैं कोर्ट में। लेकिन यदि मैंने कहा यदि किसी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, फिर ये वाद योग्य बन जाते हैं और इन्हें न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। लिखेंगे दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। These can be divided or categorized into 3 categories. इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला लिखेंगे सबसे पहला लिखिए राज्य के आदर्श के रूप में निर्देश। सबसे पहला लिखेंगे राज्य के आदर्श के रूप में निर्देश। दूसरा राज्य के नीति निर्माण के निर्देश।
राज्य के आदर्श के रूप में निर्देश। दूसरा होता है राज्य के नीति निर्माण के रूप में निर्देश। और इसके अलावा नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के अधिकार या नागरिकों के ऐसे अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है। सबसे पहले को लिखेंगे डायरेक्शन एज एन आइडियल स्टेट। सबसे पहला लिखेंगे डायरेक्शन एज एन आइडियल स्टेट। दूसरा लिखेंगे डायरेक्शन एज मेकिंग द पॉलिसी फॉर स्टेट। डायरेक्शन एज मेकिंग द पॉलिसी फॉर स्टेट। और तीसरे में लिख सकते हैं दोज राइट्स ऑफ द सिटीजन विच आर नॉट दोज राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विच आर नॉट justifiable or which are not judicial। चलिए लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 38। लिखिए दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रन वेलफेयर प्रोग्राम्स, या लिखेंगे टू रन पॉलिटिकल सोशल। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रन पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स या इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर इट्स सिटीजन्स। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर इट्स सिटीजन। लिखिए राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। और दूसरा लिखेंगे
स्टेट शुड ऑलवेज मिनिमाइज a state should always minimize the inequalities of income, status, facilities, and opportunities. A state should always minimize the inequalities of income, status, facilities, and opportunities. लिखेंगे आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसरों की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसरों की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। भाई, राज्य अपने नागरिकों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तो चलाए ही, वेलफेयर प्रोग्राम्स तो चलाए ही, लेकिन साथ साथ ध्यान रखेंगे वो राज्य में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानताओं को भी कम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विशेष वर्ग के लिए आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या उनके पास ये बहुत ज्यादा है और एक वर्ग के पास बहुत कम। उसको बैलेंस करना भी क्या बनाया गया है? राज्य का कर्तव्य। क्योंकि जब राज्य ये फॉलो करेगा भाई, तभी वो क्या बनेगा? तभी वो कहलाएगा एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 39। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 लिखेंगे इट डिफाइंस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टेट। It defines the social responsibilities of a state. यह एक राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह एक राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, या इसमें एक राज्य की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। अब एक राज्य के अपने नागरिकों के लिए क्या क्या सामाजिक कर्तव्य होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। डियर मेघा, ठीक है, आप जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप यूपी जीके का जो मेरा प्रीवियस बैच था आप उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, एक तो आपको यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, अपना करंट अफेयर्स अपडेट करना होगा।
करंट अफेयर्स का मतलब है सिर्फ यूपी का करंट अफेयर्स नहीं, यूपी एज वेल एज इंडिया एज वेल एज ग्लोबल करंट अफेयर्स। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। देखिए, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, कल पहले चरण के मतदान है, कल से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म है ये बात, है ना, मैं लिख कर दे सकता हूँ आज ही कि आपसे इलेक्शन 2022 से क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे, नतीजा आ जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद यूपी पीसीएस का पेपर होगा। तो आपको वो सारा का सारा अपडेट होना चाहिए, इलेक्शन भी अपडेट होना चाहिए। रूलिंग पार्टी बनेगी तो रूलिंग पार्टी का मंत्रिमंडल भी बनेगा, कैबिनेट भी बनेगा, वो आपको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो आप अपना करंट अफेयर्स पूरी तरीके से अपडेट करेंगे। यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जैसे कि मैंने बताया इलेक्शंस हैं या और भी बहुत सारी योजनाएं, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम हैं, वो सारी की सारी चीजें आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, कमाल हो गया यार। आप मेरे से पूछ रहे हैं सर फॉर करंट अफेयर्स व्हाट शुड आई रीड। भाई मुझे एक बात बताइए, है ना, क्या जीवन में कभी भी बिना सहारे के चलना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए, क्यों मुझे अपनी बैसाखी बना रहे हो भाई? मुझे अपनी बैसाखी बनाने की जरूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स करने के लिए क्या करें। आपको नहीं पता है करंट अफेयर्स क्या होते हैं? कल हमारे देश में और दुनिया में क्या हुआ, क्या इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सोर्स फॉलो करना है या क्या कौन सी बुक लेनी है? ये जो दिमाग में नोट्स और बुक का कीड़ा है ना, उसको निकाल दीजिए। ठीक है, और आप, है ना, और आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको यूपी पीसीएस का पेपर देना है। क्या मजबूरी है करंट अफेयर्स पढ़ने की? अगर भाई मजबूरी है तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, लिख के दे रहा हूं मैं। अगर मजबूरी समझ के पढ़ेंगे ना, एग्जाम का बोझ समझ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या कुछ भी, वो जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होने वाला। स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। मतलब बुक भी मैं बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है। अरे भाई, करंट अफेयर्स वो समसामयिक घटनाएं होती हैं जो देश दुनिया में घटित हो रही हैं रोज। उसके लिए हमारे पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज है, हमारे पास न्यूज़पेपर है। यहाँ पे जितने भी लोग लाइव हैं, ठीक है, मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग लाइव मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं, लाइव मेरी क्लास ले रहे हैं, जिनकी दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़कर होती है, जो अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ के करते हैं, सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, मुझे ऑनेस्टली जानना है, ईमानदारी से मुझे जल्दी से बताइए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम देना है, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना उनका शौक है। वो चाहते हैं कि भाई उन्हें पता हो कि कल हमारे देश में और दुनिया में क्या हुआ था। आप लोगों में से ना 10% लोग भी, आप में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। और जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना, डेफिनेटली होंगे आप में से कुछ लोग जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। ठीक है, अब जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जिनकी हैबिट है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, जिनकी हैबिट है, जिनका शौक है ये जानना कि आज देश दुनिया में क्या हुआ, है ना, अबे नालायक को कल बिग बॉस में क्या हुआ, ये तुम्हें जानना जरूरी होता है ना, कल बिग बॉस में क्या हुआ ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। कल उस रियलिटी शो में क्या हुआ ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। रोडीज में क्या हो रहा है ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की लाइफ में क्या चल रहा है
है ना, आज उनकी कौन सी अपडेटेड रील आई है, ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बोर कर देगा, उसमें मजा नहीं आएगा। हमें तो मजा भी चाहिए। जितना टाइम, दिन का जितना टाइम ना आप इंस्टाग्राम पर स्टोरीज और रील्स देखने में लगाते हैं ना, दूसरों की, फालतू लोगों की, है ना, वो लोग जो मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं, और उनके सब्सक्राइबर्स भी तुम ही लोगों की तरह गधे हैं सारे के सारे, जिन्होंने, जिनको आप लोगों ने क्या बना दिया, स्टार बना दिया। ठीक है भाई, देखिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो, जिसने भी, है ना, जिसने भी मेरे से पूछा कि हमें करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, देखिए भाई, मैं आपको बता देता हूं, करंट अफेयर्स कोई बोझ नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपकी डेली की हैबिट होनी चाहिए, ये आपकी रोज की हैबिट होनी चाहिए। और जब एग्जाम आपका आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। बेटे अभी आप फिलहाल, ठीक है, डेली सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए, देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानते चलिए। और जब आपके एग्जाम का एक महीना बचेगा, 1 मंथ, तो जब आपके एग्जाम का एक महीना बचेगा, तो एग्जाम के लगभग एक महीना पहले मार्केट में दो बुक आएंगी। एक आएगी घटना चक्र की दृष्टि, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है, प्रयागराज से, इलाहाबाद से। और एक आएगी परीक्षा मंथन। और ये दोनों ही मैगजीन्स, ये दोनों ही बुक पीसीएस के एग्जाम से, आईएएस के एग्जाम से जस्ट एक महीना पहले आती है। किस लिए आती है? ताकि भाई आपने अपनी डेली हैबिट में जो भी देश और दुनिया की समसामयिक घटनाओं को पढ़ा है, अब उनकी, उन सारी की सारी घटनाओं का एक सार हम आपको दे रहे हैं एग्जाम से एक महीने पहले। बस आप एक महीना पहले उस बुक से करंट अफेयर्स को क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेक श्योर कि जब आप उस बुक से वो करंट अफेयर्स पढ़ें, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ यार मैंने इसके बारे में पढ़ा था, हाँ यार इसके बारे में मैंने उस दिन सुना था, वहां पर उस दिन हमारी चर्चा चल रही है थी दो चार लोगों से, तो वहां पर मैंने ये बात सुनी थी। ये आपके अंदर आ जाना चाहिए अपने आप। बस ऐसे ही आपको तैयार करना होता है करंट अफेयर्स। एमपीपीसीएस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना रहता है भाई? ऋग्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर एग्जाम से पहले आप मुझसे ये पूछेंगे कि उसमें पढ़ना क्या होता है, तो फिर आप हनुमान चालीसा ही पढ़िए, क्योंकि हनुमान जी ही बेड़ा पार कर सकते हैं अब तो। अब आपके एफर्ट्स तो गुइया के खेत में गए। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिए कि भाई एमपीपीसीएस का इतिहास अलग है, ठीक है, यूपीपीसीएस की पॉलिटी अलग है, राजस्थान की पॉलिटी अलग है। सबसे पहली बात तो तुमको यही चीज नालायक बना देती है। चाहे आप जिस मर्जी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका सारा का सारा ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। भाई जीएस सेम है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए। बस फर्क कितना सा हो जाता है, फर्क सिर्फ इतना सा हो जाता है कि आप यदि मध्य प्रदेश में है, तो आपसे मध्य प्रदेश जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, एमपी रिलेटेड कुछ चीजें। और एमपी रिलेटेड का मतलब ये नहीं है कि भैया आपसे इतिहास में सिर्फ एमपी का ही सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चंस जेनरिक ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो आपके मध्य प्रदेश से पूछ लिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश से पूछ लिए जाएंगे, राजस्थान से पूछ लिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 39 में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टेट, या एक राज्य के
सामाजिक कर्तव्य, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे राइट टू एडिक्वेट। सबसे पहला लिखेंगे राइट टू एडिक्वेट मीन्स, right to adequate means of livelihood of all citizens. Right to adequate means of livelihood for all the citizens. हिंदी में लिखेंगे नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, लिखेंगे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिखेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, equitable distribution of material resources of the community for the common good, for the common good। हिंदी में लिखेंगे सामुदायिक संपत्ति का स्वामित्व। हिंदी में लिखिए सामुदायिक संपत्ति का स्वामित्व एवं नियंत्रण सामूहिक हित में हो। सामुदायिक संपत्ति का स्वामित्व एवं नियंत्रण सामूहिक हित में हो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में लिखेंगे धन और उत्पादन के साधनों का, धन और उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए लिखेंगे अहितकारी उपयोग ना हो, अहितकारी उपयोग ना हो। नेक्स्ट, अगला लिखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। लिखेंगे पुरुष एवं महिलाओं को, पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। किसी भी कार्य को भाई पुरुष करे या महिला, तो समान कार्य के लिए समान वेतन देना राज्य का क्या है? कर्तव्य। ये राज्य का सामाजिक कर्तव्य है। अगला लिखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सिटीजन्स। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन हिंदी में लिखेंगे लिखेंगे कर्मचारियों एवं, कर्मचारियों एवं बालकों के, या लिखेंगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं बालकों की, एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कर्मचारी यहां पर पुरुष भी और महिला भी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अगला लिखेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट लिखिए अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द सिटीजन्स। अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द सिटीजन्स। लिखेंगे बालकों के लिए, बालकों के लिए स्वस्थ वातावरण का प्रावधान। बालकों के लिए स्वस्थ वातावरण का प्रावधान। नेक्स्ट, ये कुछ राज्य के सामाजिक कर्तव्य होते हैं जो उसे अपने राज्य के लिए फॉलो करने चाहिए या निभाने चाहिए। साथ में लिखेंगे आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A। अब क्योंकि 39A है, इसका मतलब इसे बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। लिखेंगे दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया।
और इसमें ऐड कर दिया गया, लिखेंगे प्रमोट, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। हिंदी में लिखेंगे समान न्याय, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। समान न्याय इक्वल जस्टिस और निशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे इसमें है लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड टू गिव देम, organization of village panchayats and to give them necessary powers and authority, and to give them necessary powers and authority to enable them to function as, to enable them to function as the units of self government, and to enable them to function as the units of self government। हिंदी में लिखेंगे ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें, ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वशासन के लिए, एवं उन्हें स्वशासन के लिए इकाई बनने के लिए
लेकिन एवं उन्हें स्वशासन के लिए इकाई बनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ग्राम पंचायतों का गठन और स्वशासन के लिए उन्हें इकाई बनने के लिए शक्ति प्रदान करना। दैट इज आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 में जो हमने पढ़ा, दीज आर बेसिकली द सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट। लेकिन यदि हम आर्टिकल 40 की बात करें तो दैट कम्स अंडर गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये गांधीवादी निर्देशों के अंतर्गत आता है। हाँ, चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम कंप्लीट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फिर बढ़ चलेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने मौलिक कर्तव्यों पर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सी यू टू।